हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 15 दिसंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे विज्ञान संग्रहालय से, जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्या फैक्ट है। उसके बाद WHO की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सभी पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि COP28 जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी से रिलेटेड ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब जब बात यहां पे ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की हो रही थी, तो रिवर सिटीज अलायंस के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और फिर अंत में बात करेंगे कि इस्लामिक सहयोग संगठन ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और शुरुआत करते हैं हम यूपी स्पेशल के कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट है 15 जनवरी 2024 को सेना दिवस लखनऊ में पहली बार भव्य परेड आर्मी डे के रूप में मनाएगा। भारतीय सेना की मध्य कमान, जिसे सूर्या कमान के नाम से जाना जाता है, लखनऊ छावनी स्थित 11वीं गोरफा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर 76वीं सेना दिवस परेड का आयोजन करेगी। बता दें कि आजादी के बाद ये दूसरी बार है जब सेना दिवस दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है, इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वायुसेना परेड दिवस भी प्रयागराज में मनाया गया था, यह भी आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश में अगले 2 सालों में 9 और हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, अगर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, क्योंकि यह प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोहम्मद शमी के अलावा 16 अन्य खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ध्यान रखिएगा, नामांकित किया गया है, अभी दिया नहीं गया है। लेकिन मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश से है और ये वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे, इसलिए इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो जब ये पुरस्कार दिया जाएगा तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन तब तक आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश में 57 नए साइबर थानों को स्वीकृति मिल गई है और अब साइबर थानों की कुल संख्या 75 हो चुकी है। योगी सरकार ने अगस्त माह में सभी जिलों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना का निर्देश दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट है, समाज में पठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुणे के एसपी कॉलेज में कुल 3066 अभिभावकों ने अपने बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाई और एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आसियान भारत मिलेट महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अनुरूप मोटे अनाज से बने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना है। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था, तो वहां पे नई दिल्ली घोषणा लागू हुई है। शिखर सम्मेलन में शामिल सभी 29 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा को अपनाया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन एक बहुहितधारक पहल है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों का समर्थन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को दूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार वर्ष 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इसको आप ध्यान रखेंगे कि अफीम का सबसे बड़ा स्रोत अब कौन सा देश बन गया है, म्यांमार बना हुआ है 2023 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय नौसेना अकादमी में उतरी इटली की टीम ने एडमिरल कप 2023 को जीत लिया है, वहीं भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता की उप विजेता रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में घोषणा किया है कि भारत महत्वाकांक्षी गगनयान परियोजना के हिस्से के रूप में एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लद्दाख में लद्दाखी नववर्ष लोसर कारगिल में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से जास्कर, वाखा, मुलबेख और बोख खरबू जैसे बौद्ध बहुल क्षेत्रों में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चिलई कला। चिलई कला से रिलेटेड एक न्यूज है, तो ये आपको जानना चाहिए, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित किस राज्य से चिलई कला का संबंध है, या तो
चिलई कला निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो बता दें कि कश्मीर घाटी में चिलई कला शुरू होने से पहले न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज किया गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5.3 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर महीने में कड़कड़ाती ठंड की 40 दिनों की अवधि चिलई कला कहलाती है कश्मीर की घाटी में। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसका संबंध कहां से है? कश्मीर घाटी से है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। खेल समसामयिकी से कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स द्वारा अमेरिका के नूह लायल्स को सर्वश्रेष्ठ पुरुष ट्रैक एथलीट घोषित किया गया, जबकि केनिया के फेथ किपिएगॉन को सर्वश्रेष्ठ महिला ट्रैक एथलीट के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पूर्व डबल विश्व नंबर 1 खिलाड़ी लिएंडर पेस और ब्रॉडकास्टर विजय अमृतराज को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में चुना गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस शामिल हुए हैं। अब अगर वहीं हम महिला की बात करें तो चीनी महिला ली ना 2019 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी और वह पहली एशियाई सदस्य भी बनी थी जो कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी। इसके साथ ही प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक रिचर्ड इवांस को भी टेनिस में इस सर्वश्रेष्ठ सम्मान के लिए चुना गया। रिचर्ड इवांस को कंट्रीब्यूटरी की कैटेगरी में चुना गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कुश्ती के विश्व शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में नामित किया है। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल में विज्ञान संग्रहालय चर्चा में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो न्यूज यह है कि संस्कृति मंत्रालय विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने की स्कीम, जिसका नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में स्पोक्स कहते हैं, के तहत देश भर में नए विज्ञान केंद्र संग्रहालय विकसित करने जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्था है, संगठन है। अब ये नए विज्ञान संग्रहालय कहां कहां पे हैं? तो सबसे पहले बता दें कि पालमपुर विज्ञान केंद्र जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है वो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा सीधे जो है कार्यान्वयन यहाँ पे सीधे कार्य किया जाता है। मतलब कि इसकी जो देख रेख है और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा ही लिए जाते हैं। वहीं पे बरगढ़ विज्ञान केंद्र जो कि उड़ीसा में है, उदयपुर विज्ञान केंद्र जो कि त्रिपुरा में है और उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जो कि बिहार में है, बोध गया में है, ये तीनों जो है राज्य विज्ञान संग्रहालय द्वारा जो है निर्देशित किए जाते हैं। तो ये तो रहा विज्ञान संग्रहालय से रिलेटेड कुछ न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WHO की रिपोर्ट सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कि यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो न्यूज यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2010 और 21 के बीच दुनिया भर में सड़क यातायात से होने वाली मौतें 5% से गिरकर 1.19 मिलियन सालाना हो गई हैं, जिसमें 108 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने गिरावट दर्ज की है। हालांकि भारत में मृत्यु दर 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब कि भारत में 15% की वृद्धि जो है हुई है मृत्यु दर में इन 2010 से 21 के बीच में। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क यातायात से होने वाली मौतों की कुल संख्या 2010 में 1.3 लाख से बढ़कर 2021 में 1.5 लाख हो गई है। पिछले दशक में सड़क यातायात से होने वाली मौतों की कुल संख्या में 5% की कमी के साथ साथ वैश्विक आबादी में लगभग 14 बिलियन या कहें कि 13% की वृद्धि हुई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस अवधि के दौरान वैश्विक मोटर वाहन बेड़े में 160% की वृद्धि हुई है। इसलिए प्रति 1 लाख वाहनों पर वार्षिक मृत्यु दर 79 मौतों से गिरकर 47 मौतों पर आ गई है, जो कि 41% की कमी दर्शाता है। रिपोर्ट से पता चला है कि वैश्विक सड़क यातायात से होने वाली मौतों में 28% दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, 25% पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में, 19% अफ्रीकी क्षेत्र में, 12% अमेरिकी क्षेत्र में और 11% पूर्वी क्षेत्र में, जबकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोपीय क्षेत्र में 5% मौतें हुई हैं। तो ये तो रहा कुछ फैक्ट
सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जो कि WHO के द्वारा जारी किया था उससे रिलेटेड। अब आगे हम बात करते हैं ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में, और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो न्यूज यह है कि भारत के रिवर सिटीज अलायंस से प्रेरित होकर 9 देशों ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के दौरान 10 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया था। तो कितने देशों ने? 9 देशों ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। यह शहरी क्षेत्रों में नदी केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए विचार करने, नेटवर्क बनाने और सीखने के लिए वैश्विक नदी शहरों के लिए एक प्रभावी मंच है। भारत के अतिरिक्त इसमें जो 8 देश हैं वो कौन कौन से हैं? डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान है, भूटान है, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र और घाना शामिल हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ कि कितने देश हैं? 9 देश हैं, और 9 देश के नाम क्या हैं। बता दें कि GRCA को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक जैसी बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों ने भी अपना समर्थन देने का वादा किया है। अब जब बात यहां पे ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की हुई थी, तो हम रिवर सिटीज अलायंस को नहीं छोड़ेंगे, इसके बारे में भी हम रिवीजन करेंगे। तो बता दें कि रिवर सिटीज अलायंस जल शक्ति मंत्रालय एवं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य नदी शहरों को जोड़ना और सतत नदी केंद्रित विकास पर ध्यान आकृष्ट करना है। रिवर सिटीज अलायंस दुनिया में अपनी तरह का पहला गठबंधन दो मंत्रालयों यानी कि जल शक्ति मंत्रालय और मंत्रालय की सफल साझेदारी का एक प्रतीक है। यह अलायंस 3 व्यापक विषयों नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता पर केंद्रित है। रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक, जिसे धारा कहा जाता है, 13-14 फरवरी 2023 को पुणे में आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। धारा का अर्थ है शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। अब यहां पे बात जब हुई है रिवर सिटीज अलायंस की, तो हम आगे और भी बात कर लेते हैं कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कितने शहर थे। तो 30 शहर थे, उसमें यूपी के कौन कौन से थे? अयोध्या, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, मथुरा, वृंदावन, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये जो है यूपी के शहर थे जो कि इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। धारा सम्मेलन में नवंबर 2021 में 30 सदस्य शहरों के साथ शुरू हुए इस अलायंस का विस्तार पूरे भारत में 142 नदी शहरों और डेनमार्क के एक अंतरराष्ट्रीय सदस्य शहर तक हो गया है। बता दें कि हाल ही में 8 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल के साथ सामान्य प्रायोजन के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसको मैंने करंट अफेयर में मेंशन भी किया था, जो अमेरिका के मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित 124 शहरों या कस्बों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब जैसे मिसिसिपी नदी की चर्चा यहां पे हुई है, तो आपको मिसिसिपी नदी के बारे में डिटेल में जानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी से रिलेटेड राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में। एक प्रकार से रिवीजन कर लेते हैं। इस मिशन का, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। कब किया गया था? 2011 को। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन पर्यावरण अधिनियम 1986 के उपबंधों के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य गंगा में प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी का मूल्यांकन करना है। बता दें अभी वर्तमान में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो महानिदेशक हैं उनका नाम अशोक कुमार है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस्लामिक सहयोग संगठन ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि भारत ने हाल ही में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर OIC द्वारा जारी एक बयान को खारिज कर दिया है। इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, इसको आपको ध्यान रखना है, जिसकी सामूहिक जनसंख्या 1.8 अरब से अधिक है। इसकी स्थापना सितंबर 1969 में यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के आपराधिक आगजनी के परिणाम स्वरूप 25 सितंबर 1969 को मोरक्को साम्राज्य के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के निर्णय पर की गई थी। इसका उद्देश्य इस्लामिक मूल्यों को संरक्षित करना, सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय संप्रभुता
स्वतंत्रता की रक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान देना है। इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय जिद्दा जो कि सऊदी अरब में है वहां पे स्थित है। 4 महाद्वीपों में फैले 57 देश इस संगठन के सदस्य हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये तो रहा आज का करंट अफेयर। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।